Assalamualaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Wide Vision. हमारा आज का मौजू है कार्ल मार्क्स बुनियादी तौर पर साइंटिफिक सोशलिज़म का बानी, साइंटिफिक कम्युनिज़म का बानी, जर्मन फ़िलासफ़र, इकोनॉमिस्ट, हिस्टोरियन, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट और जर्नलिस्ट था। और अगर इसके आइडियाज़ का हम देखें, इन्फ्लुएंस और उसकी पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा है। मतलब ये कहा जाता है कि मौजूदा दुनिया को क्रिएट करने वाले 3 लोग हैं। पहले नंबर पर कार्ल मार्क्स, दूसरे नंबर पर सिगमंड फ्राइड और तीसरे नंबर पर आइंस्टाइन। तो कार्ल मार्क्स पहले नंबर पर है। इवन जो 21st सेंचुरी में वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज़ में इसका नाम रहा है। तो कहा जाता कि कार्ल मार्क्स की वो आइडियालॉजी जो जिसकी इम्प्लीमेंटेशन यूएसएसआर में हुई थी वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन स्टिल उसका इन्फ्लुएंस पेनिट्रेट कर रहा है। सरमायादार ममालिक में जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आया और इवन वहाँ पे लेबर्स की ज़िंदगी में जो बेहतरी आई है, खुशहाली आई है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये कार्ल मार्क्स की आइडियालॉजी थी, इसकी इम्प्लीमेंटेशन थी, जिसने दुनिया को चेंज करने में अहम किरदार अदा किया। वेस्ट डर रहा था कि कहीं तमाम वेस्टर्न वर्ल्ड कम्युनिस्ट निज़ाम को कबूल ना कर ले, लिहाजा उन्होंने अपने अंदर इस्लाहात शुरू की, रिफॉर्मेशन शुरू की, तो जिनकी वजह से लोगों का निज़ाम ज़िंदगी बेहतर हुआ। इवन कहा जाता है कि वेस्ट में भी जो लोगों का निज़ाम ज़िंदगी है वो तकरीबन सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बेहतर होना शुरू हुआ। 1818 में 5 मई 1818 में ट्रायर में मार्क्स पैदा हुआ। ये बेसिकली जर्मन था और एक यहूदी ख़ानदान से इसका ताल्लुक़ था। ये अलग बात है कि बाद में इस ख़ानदान ने क्रिश्चियनिटी को कबूल कर लिया था। और 14 मार्च 1883 में इसकी हाई गेट लंदन में वफ़ात हुई है और वहीं पे इसे दफनाया गया है। और इसकी कब्र पे बहुत अहम वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो उनमें एक बहुत ही अहम फ्रेज़ है, द फिलोसफर्स हैव ओनली इंटरप्रेटेड द वर्ल्ड, द पॉइंट इज़ हाउ एवर टू चेंज इट। कार्ल मार्क्स ने 1843 में अपनी पीएचडी की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ जेना से हासिल की और 1848 में उसने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा एंजल्स के साथ मिलकर, और 1867 में अपनी मशहूर ज़माना दास कैपिटल का पहला वॉल्यूम लिखा और बाकी 2 वॉल्यूम्स इसके रफ़ीक एंजल्स ने लिखे और उन्हें मुकम्मल किया। इसके अलावा कार्ल मार्क्स जो कि बेसिकली जर्मन था, लेकिन अपनी इनकलाबी ख़यालात की वजह से उसे जर्मन्स ने भी कबूल नहीं किया। बाद में फ़्रांस चला गया, फ्रेंच ने कबूल नहीं किया, ब्रसल्स चला गया, वहाँ पे भी नहीं कबूल किया गया, और एट दी एंड लंदन चला गया। तो लंदन में ही अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी। अगरचे उसे कभी भी लंदन की शहरियत नहीं मिली, लेकिन फिर भी अपनी सारी ज़िंदगी लंदन में ही उसने गुजारी है। जितने भी फ़िलासफ़र्स आए उनके यहाँ यूटोपियन सोशलिज़म तो मौजूद था, ख्याली और तसव्वुराती सोशलिज़म तो मौजूद था, लेकिन साइंटिफिक सोशलिज़म उसका बानी सिर्फ और सिर्फ कार्ल मार्क्स है, जिसने साइंटिफिक बेसिस पे एक पूरा वो सिस्टम दिया है कि जिस पर ये निज़ाम कायम होगा। तो देखा जाए तो इन्फ्लुएंस में ये हेगल से सबसे ज़्यादा मुतासर था, लुडविग फ्यूरबाख से ज़्यादा मुतासर था, रूसो से मुतासर था, प्लेटो, अरिस्टोटल, जॉन लॉक। तो ये कुछ बुनियादी लोग हैं। इसके अलावा और बहुत बड़ी लिस्ट है जिनसे इसने असर लिया, और इसका असर जो आने वाले फ़िलासफ़र्स पर
वो तकरीबन लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट तकरीबन हर तरह के फ़िलासफ़र्स को इसने मुतासर किया। इवन आप जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का नाम सुनते हैं तो वो भी इससे बहुत ज़्यादा मुतासर था, ग्राम्स्की इससे बहुत ज़्यादा मुतासर था। और इवन इंटरनेशनल रिलेशंस में भी हम देखते हैं एक बहुत बड़ी तादाद जो है कम्युनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट जो है वो तकरीबन सारे मार्क्स की आइडियालॉजी से मुतासर थे। मटीरियलिस्टिक कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री, तारीख का ना जो है जदलियाती और मादी नज़रिया, तो ये बुनियादी तौर पर कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग हेगल के आइडियाज़ को समझें। और उसमें भी सबसे अहम जो हेगल का आइडिया है वो है डायलेक्टिक आइडियलिज्म का नज़रिया। हेगल ने बताया है कि ये कायनात ये आइडियाज़ की बेस पे चल रही है, तमाम जितने भी अदवार गुजर चुके हैं उनमें रूलिंग पावर जो रही है वो आइडियाज़ रहे हैं। एक सोसाइटी वजूद में आती है किसी एक आइडिया की बेस पे, तो वो जब तक आइडिया वो ताकतवर होता है उसकी बेस पे वो सोसाइटी रन करती रहती है। लेकिन जैसे ही उस आइडिया की वीकनेसेस सामने आती हैं तो एक एंटी आइडिया जन्म लेता है। आइडिया को वो थीसिस कहता है और उस एंटी आइडिया को एंटी थीसिस कहता है। अब वो जो एंटी आइडिया वजूद में आया है वो आइडिया आहिस्ता आहिस्ता इतना ताकतवर हो जाता है कि ये जो थीसिस है इसकी कमज़ोरियाँ इस हद तक ताकतवर हो गई कि एक ये नया निज़ाम बन गया है। तो ये निज़ाम एट द एंड इन दोनों में आपस में कॉन्फ्रंटेशन होती है और एक नया आइडिया और एक नई सोसाइटी वजूद में आती है जो जिसे इसका सिंथेसिस कहते हैं। तो ये बेसिकली जो हेगल का डायलेक्टिक आइडियलिज्म था वो टोटली आइडियाज़ पे बेस कर रहा था। मार्क्स ने ये टोटल आइडिया एज इट ले लिया। हेगल ने ये भी कहा कि एट द एंड ये जो माशरे कायम हो रहे हैं आइडियाज़ पे, एक एंड पे एक एब्सोल्यूट आइडिया आएगा जिसे द वर्ल्ड स्पिरिट कहा जाता है। वो कायनात का, इस दुनिया का आखिरी तसव्वुर होगा जिसकी बेस पे ये माशरा कायम होगा और उसके बाद इस कायनात का, इस दुनिया का अख्ताम हो जाएगा। वो मतलब ये कायनात कहता वजूद में ही इसी वजह से आई है कि उस आइडिया की सेल्फ रियलाइजेशन हो सके, वो आइडिया वजूद में आ सके। सिर्फ मार्क्स ने ये किया है कि आइडिया को चेंज कर मटीरियलिज्म की तरफ ले आया, मादे की तरफ ले आया, मतलब आइडिया को निकाला और मैटर को इसमें शामिल कर दिया। तो उसने अपना तसव्वुर दिया है मटीरियलिस्टिक कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री कि ये हमारी तारीख में जितनी भी अब तक तब्दीलियाँ हुई हैं इन सब तब्दीलियों की वजह मादा है, ना के आइडियाज़। तो उसने बयक कलम जुम्बश ये जितनी भी नज़रियाती एफर्ट्स हुई हैं, हक और बातिल की आवेज़श हुई हैं, ये सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया। उसका कहना है कि तारीख़ में जितने भी मसले मसाइल हुए हैं, जितने भी जंगो जदल हुए हैं, उनकी रूट्स में सिर्फ़ और सिर्फ मादा है, उनकी रूट में रुपया पैसा है। तो इसी की वजह से मुआशरे में जंगो जदल हुई है, इसी की वजह से मुआशरे में तब्दीलियाँ आई हैं। तो वो 5 हमें स्टेजेस गिनवाता है जिनसे गुज़र के ये मुआशरा, मौजूदा मुआशरा वजूद में आया है। फर्स्ट वो पीरियड कहता है प्रिमिटिव कम्युनिज़म, बिल्कुल इब्तदाई कम्युनिज़म जिसमें स्टेटलेस सोसाइटी थी, हर कोई एक दूसरे के इक्वल था, कहीं भी ज़ाती मलकियत का तसव्वुर नहीं था, लोग खुशहाल रह रहे थे। तो वो मार्क्स की नज़र में वो एक आइडियल सोसाइटी थी। फिर दूसरे नंबर पर जो पीरियड आया उसे एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन का नाम दिया कि उसमें लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता खेती बाड़ी शुरू की और ज़मीनों पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। तो इसकी वजह से एक तसव्वुर इमर्ज हुआ मलकियत का, तो इसकी वजह से इनइक्वालिटी का आगाज़ हुआ। थर्ड वो स्टेज कहता है एंशियंट सोसाइटीज़ का। तो एंशियंट सोसाइटीज़ में क्या कि ये जितनी भी दुनिया की एंशियंट सिविलाइजेशंस वो वजूद में आई, बड़ी बड़ी रियासतें वजूद में आई। उनमें हम देखें इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है जिसमें बाबल और नैनवा की तहजीबें वो आबाद रही हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, चाइनीज़ सिविलाइजेशन है।
तो इन सिविलाइजेशंस की जो खसूसियत थी, इसमें जो प्रोडक्शन हुई है, तो उन जो जायद प्रोडक्शन है, सरप्लस प्रोडक्शन है, उसकी बेस पे एक बड़ा तबका वजूद में आया जिसने बड़ी बड़ी रियासतें कायम की, और इन जायद प्रोडक्शन की वजह से उन्होंने अपनी स्टैंडिंग आर्मी इस्टेब्लिश की और दूसरे ममालिक पर कब्जा करना शुरू कर दिया। एक बड़ी रियासत इसकी वजह से वजूद में आई। फोर्थ पे फ्यूडल सोसाइटी। फ्यूडल सोसाइटी का क्या अमल में आया, ये मार्क्स के अल्फाज में 5th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी तक फ्यूडल सोसाइटी कायम रही। फ्यूडल सोसाइटी में ये कि एक आदमी, एक फ्यूडल लॉर्ड, बहुत बड़ी ज़मीन का मालिक, और वो अपने यहाँ मुलाजिम रखता, किसानों को मुलाजिम रखता, गुलामी का ये दौर था, इसमें गुलाम भी उसके पास थे, तो उनके ज़रिए पैदावार करवाता और जायद पैदावार से अपनी ताकत में इजाफा करता। तो ये फ्यूडल सोसाइटी। और आखिरी जो पीरियड है जो जिसे मार्क्स कहता है कैपिटलिस्ट सोसाइटी। कैपिटलिस्ट सोसाइटी कायम हुई कि लोग एग्री सोसाइटी से निकल कर कैपिटल सोसाइटी में दाखिल हुए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। पहले इन्हिसार सबसे ज़्यादा इंसान का ज़राअत पे था, अब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज हुआ और इंडस्ट्री वजूद में आई। तो ये इंडस्ट्रियल मौजूदा दौर में जो है इंडस्ट्रियल सोसाइटी वजूद में आई। तो इसमें दो ही तबकात थे। अब हर इस दौर में वो कहता है कि तबकात रहे हैं सिवाय प्रिमिटिव कम्युनिज्म में, तो बाकियों में तबकात मौजूद रहे हैं। एक वो जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन थे, ये प्रोडक्शन के आलात मौजूद थे, जिसके पास वो ताकतवर तबका था। एक वो जिसके पास मौजूद नहीं थे ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, तो वो मजलूम तबका था। तो ताकतवर तबका हमेशा मजलूम तबके पर जुल्म व सितम करता रहा है, अपने पावर को ज़्यादा से ज़्यादा उनके ज़रिए बढ़ाता रहा है। और ये आखिरी जो सोसाइटी कायम हुई है कैपिटलिस्ट सोसाइटी, ये सोसाइटीज़ में दो तबकात मौजूद हैं, एक बोर्जवाजी और दूसरा प्रोलेटेरिएट। बोर्जवाजी वो है जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। एक ये असूल बहुत अहम देता है कि जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन रहा है वो हमेशा ताकत में रहा है, ताकत के जितने भी ज़राए उसके पास रहे हैं जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन रही, और जिनके पास नहीं रही वो हमेशा दूसरा तबका रहा है जिसे उसने इस दौर में प्रोलेटेरिएट का नाम दिया। और उसने कहा कि ये आखिरी तबका होगा। तो ये उसने वो पूरी अपनी मटीरियलिस्टिक कॉन्सेप्शन ऑफ हिस्ट्री दी है कि जिसमें दो तबकात हैं, एक वो तबका जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है और दूसरा वो तबका जिसके पास ये मौजूद नहीं है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मौजूद नहीं है, ऑप्रेस्ड एंड ऑप्रेसर्स का तबका। तो ये उसने एक पूरा वो निज़ाम कायम किया जो कि हैगल का था, जिसमें उसने आइडियाज़ की हुक्मरानी पे बात की थी। इधर इसने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे बात की है कि असल में ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है जो कि हिस्ट्री को डिटरमिन कर रहा है। तो नेक्स्ट उसकी सेकंड थ्योरी है थ्योरी ऑफ क्लास वॉर। तो उसका कहना है कि ये जितना भी निज़ाम चल रहा है दुनिया का, उसमें हमेशा आवेज़श रही है, जंग रही है। वो जंग किस किस में रही है? वो क्लासेस में रही है, वो इन दोनों क्लासेस में रही है। कभी ये मास्टर एंड स्लेव के दरमियान रही है, कभी फ्यूडल एंड फार्मर के दरमियान रही है, कभी बोर्जवाजी और प्रोलेटेरिएट के दरमियान रही है। ये जंग हमेशा से रही है और आगे भी जारी रहेगी। तो ये थ्योरी ऑफ क्लास वॉर की जो हमें ये अपनी थ्योरी देता, तो इसमें यही चीज़ है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जिसके पास है वो रूलिंग क्लास है और जिसके पास नहीं है वो ऑप्रेसर क्लास है। तो मौजूदा दौर में प्रोलेटेरिएट और बोर्जवाजी ये दोनों आपस में आमने सामने हैं। और इधर वो बड़ी वाज़िया तौर पर एक बात हमें समझाता है कि ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ये कॉन्सनट्रेट आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं इन सरमायादारों के पास। आहिस्ता आहिस्ता इनके पास कंसंट्रेशन होती जा रही है, वेल्थ आती जा रही है और वेल्थ सोसाइटी से, ममालिक से ख़त्म होकर एक जगह इनका इर्तिकाज़ हो रहा है। तो इसी बेस पे ये अपनी थ्योरी देता है।
थ्योरी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल, कि कैपिटल जितना भी है चंद एक अफराद के हाथों में मरकूज होता जा रहा। ये मौजूदा दौर में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से चंद एक सरमायादार वो पैसे को कंसंट्रेट कर रहे हैं अपनी तरफ और उनकी मोनोपली कायम हो रही है। तो उसकी वजह से एक ऑटोमेटिकली एक मसला जो है वो पैदा हो रहा है, वो ये है कि सोसाइटी में से दौलत निकलकर चंद एक हाथों में मरकूज हो रही है, और ये चंद एक हाथ जो है ये माइनॉरिटी में है, और मेजॉरिटी जो है उनके पास उनके बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए उनके पास रिसोर्सेज मौजूद नहीं है, वो रिसोर्सेज चंद एक सरमायादारों के पास जाते जा रहे हैं। तो रफ्ता रफ्ता ये होगा कि ये इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल हो जाएगी कि लोगों के पास अपनी वो बेसिक नेसेसिटी जो उनको अपने सर्वाइवल के लिए जो थोड़ा बहुत उनके पास पैसा होता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो एट द एंड ये एक मेजॉरिटी जो है मज़दूरों की, एक प्रोलेटेरिएट क्लास की जो मेजॉरिटी इतनी है, ये इन माइनॉरिटी सरमायादारों के ख़िलाफ़ उठ खड़ी होगी और एक ब्लडियस्ट रेवोल्यूशन के ज़रिए इनका तख्ता उलट देगी। तो ये इसका जो नज़रिया है, तो इसमें ये साइंटिफिकली इसे प्रूव करता है कि सरमायादार वो इस्तेहसाल कर रहा है मज़दूरों पे। नहीं तो इससे पहले सरमायादार हमेशा यही कहता था कि भाई मैं तो आपको आपकी सस्टेनेंस के लिए ज़राए दे रहा हूँ, आपको आपकी सर्वाइवल के लिए आपको एक फॉरम दे रहा हूँ जिधर आके आप काम करते हैं और अपने घर वालों का पेट पालते हैं, तो मैं कैसे जालिम हुआ। तो ये उसे जालिम करार देने के लिए अपनी थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू देता है। थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू क्या है कि वो सिंपली बताता है कि भाई अगर लेट्स सपोज आप एक शूज़ बना रहे हैं, तो शूज़ बनाने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें दरकार हैं। आपको रॉ माल दरकार है, दूसरे नंबर पर आपको फैक्ट्री चाहिए, तीसरे नंबर पर लेबर चाहिए। ये तीन चीज़ें आपको दरकार है और प्लस सरमाया। तो ये चीज़ें आपको दरकार हैं। इसमें अब होता क्या है, रॉ माल और फैक्ट्री ये मौजूद है, लेकिन ये रॉ माल को जो जूते की शक्ल, शूज़ की शक्ल दे रहा है, ये मजदूर दे रहा है। लेट्स सपोज अगर रॉ माल जो है वो 1 रुपये का ख़रीदा गया है, 1 रुपया जो है फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हो गए, सरमाए पे सूद 1 रुपया अगर हो गया, तो उसके बाद जो मज़दूर ने असल में उसे वैल्यू दी है, उस रॉ मटेरियल को एक फिनिश प्रोडक्ट की शक्ल दी है, जो कि बाद में 10 रुपये की सेल हो रही है। अब ये 4 से 5 रुपये तो आपका जो है उस पर इन्वेस्टमेंट है, तो बाकी मज़दूर की जेब में आप 1 रुपया भी बड़ी मुश्किल से डालते हैं। लेट्स सपोज 1 रुपया भी डालते हैं, 5 रुपये जो है वो आप सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों को मैनेज करने के 5 रुपये ले लेते हैं, जबकि हकीकी वैल्यू उस प्रोडक्ट को जो दी है वो किसने दी है, वो मज़दूर ने दी है। तो मज़दूर को इसमें बिल्कुल ही फारग कर दिया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा इस्तेहसाल है कार्ल मार्क्स की नज़र में। तो इस इस्तेहसाल को ख़त्म करने के लिए, इसका तख्ता उलटने के लिए कार्ल मार्क्स की नज़र में मज़दूरों को उठना होगा। वो उठेंगे और इनका तख्ता उलटेंगे, चंद एक सरमायादार इनसे दौलत छीन कर एक प्रोलेटेरिएट गवर्नमेंट वो इस्टेब्लिश करेंगे। ऑफ सोशल रेवोल्यूशन, तो सोशल रेवोल्यूशन कैसे आएगा, एक तो वो मज़दूरों को टेक्निकली वो बताता है, लॉजिकली बताता है कि आप पर इस्तेहसाल हो रहा है और किन किन बुनियादों पर हो रहा है। तो ज़ाहिरी बात है कि जैसे ही मज़दूरों को एहसास होता है कि उनके साथ ये मसले मसाइल हो रहे हैं, तो मज़दूर उठते हैं। एक पूरी मेजॉरिटी मज़दूरों की, प्रोलेटेरिएट्स की उठती है और बोर्जबाजी के अगेंस्ट इनकलाब ले आती है, और ये इनकलाब लाकर प्रोलेटेरिएट डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश कर लेती है। तो मार्क्स की नज़र में ये एडवांस कम्युनिज़म है। एडवांस कम्युनिज़म कैसे, प्रिमिटिव कम्युनिज़म का ऐसे आगाज़ होता है, ये अब मौजूदा दौर का ये एडवांस कम्युनिज़म है। लेकिन फिर भी यहाँ पर मार्क्स एक डिवीज़न करता है। वो डिवीज़न क्या है, वो है अपर स्टेज ऑफ कम्युनिज़म एंड लोअर स्टेज ऑफ कम्युनिज़म की। कि
इसमें होता ये है कि कम्युनिज्म, प्रोलेटेरिएट डिक्टेटरशिप कायम हुई है, लेकिन इसके कायम होने में एक ट्रांजिशनल फेज़ है। इस ट्रांजिशनल फेज़ में क्या होगा कि जितने भी सरमायादारी निज़ाम की बाकियात हैं उनको ख़त्म किया जाएगा, और उनको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करके फिर क्या किया जाएगा, फिर ये है कि एक बिल्कुल क्लासलेस सोसाइटी कायम की जाएगी। प्रोलेटेरिएट डिक्टेटरशिप से एक क्लास तो मौजूद रहेगी, तो मार्क्स की नज़र में वो जो है प्रोलेटेरिएट डिक्टेटरशिप, ये सरमायादारी के जितने भी मुग़ल्लज़ात हैं उनको ख़त्म करके बाद में अपनी जो है गवर्नमेंट ख़त्म कर देगी, स्टेट विदर अवे कर जाएगी, स्टेट ख़त्म हो जाएगी। सोशल रेवोल्यूशन के ज़रिए एट द एंड स्टेट का ख़ात्मा हो जाएगा। तो व्हाट इज़ सोशलिज्म एंड व्हाट इज़ कम्युनिज्म? सोशलिज्म और कम्युनिज्म में बुनियादी फ़र्क क्या है? तो ये फ़र्क जानने के लिए हम देखते हैं मार्क्स की ज़िंदगी में असल में ये वर्ड दोनों इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होते थे, सोशलिज्म और कम्युनिज्म। कम्युनिज्म का मतलब, कम्युनिज्म फ्रेंच वर्ड है, कॉमन से निकला है, तो कम्युनिज्म मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑन्ड बाय कम्युनिटी, और सोशलिज्म का मतलब सेम ही है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑन्ड बाय सोसाइटी। तो ये इस तरह से है कि दोनों का मतलब तकरीबन सेम है। मार्क्स ने और एंजल्स ने दोनों ने इसे इंटरचेंजेबली इस्तेमाल किया है, लेकिन मार्क्स ने अपनी किताब है द क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम, तो उसमें उसने डिस्टिंक्शन क्रिएट की है। एक है अपर स्टेज ऑफ कम्युनिज्म और दूसरा लोअर स्टेज ऑफ कम्युनिज्म। तो लोअर स्टेज ऑफ कम्युनिज्म को बाद में लेनिन ने इसे सोशलिज्म का नाम दिया और अपर स्टेज ऑफ कम्युनिज्म को कम्युनिज्म का नाम दिया। तो ये लेनिन ने ना जो असल में ये इस्तिलाहात दोनों बनाई। अब दोनों में फ़र्क क्या है वो हम देख लेते हैं। मार्क्स की नज़र में ये लोअर स्टेज ऑफ कम्युनिज्म जो है, जिसे लेनिन ने बाद में सोशलिज्म का नाम दिया है, उसमें उसने कहा है कि ये एक मजदूरों के इनकलाब के बाद एक ट्रांजिशनल हुकूमत कायम होगी, जिसमें मुकम्मल तौर पर एक क्लासलेस सोसाइटी तो नहीं बनेगी, लेकिन कोशिश की जाएगी कि एक क्लासलेस सोसाइटी की तरफ कदम बढ़ाया जाए। तो ये जब तक ये ट्रांजिशनल फेज़ है, इस फेज़ में तीन चीज़ें फ़र्क मौजूद रहेगा। नंबर एक, मेंटल एंड मैनुअल वर्क। एक आदमी जो है वो जहनी काम कर रहा है, दूसरा मैनुअल काम कर रहा है, तो दोनों में डिस्टिंक्शन होगा, दोनों की कमाई में, दोनों की लेबर में फ़र्क होगा। दूसरे नंबर पर उसका कहना है कि इस ट्रांजिशनल फेज़ में एक तबका, एक क्लास मौजूद रहेगी जिसे इसने प्रोलेटेरिएट कहा है, उनकी डिक्टेटरशिप मौजूद रहेगी। तो ये तब तक मौजूद रहेगी जब तक कि माशरा बिल्कुल क्लासलेस नहीं हो जाता। फिर है थर्ड पे बोर्जवाजी राइट। बोर्जवाजी राइट जो है ये भी मौजूद रहेगा, मतलब इसमें जो है स्किल्ड लेबर जो है, जो टेक्निकल काम कर रही है, और एक आम लेबर, इन दोनों में फ़र्क रहेगा, दोनों की जो इनकम उसमें फ़र्क रहेगा। तो ये है कि ये सोशलिज्म का जो फेज़ है इसमें इस हद तक फ़र्क रहेगा कि ये जो स्किल्ड लेबर हैं, टेक्निकल लेबर्स हैं, इनकी इनकम ज़्यादा होगी बनिस्बत आम लेबर्स के। तो ये फिर भी ये मतलब इसमें एक क्लास का शायबा रहता है। तो एट द एंड मार्क्स कहता है कि जैसे ही प्रोलेटेरिएट डिक्टेटरशिप ये तमाम वो सरमायादारी निज़ाम के बाकियात का ख़ात्मा कर देगी, तो एट द एंड क्या होगा कि स्टेट विदर अवे कर जाएगी। इवन स्टेट भी इसमें मौजूद रहेगी सोशलिज्म में, लेकिन जैसे ही ये तमाम वो सोसाइटी क्लासलेस हो जाती है तो क्लास स्टेट का भी खात्मा हो जाएगा। तो इसमें वाज़ह तौर पर मार्क्स कहता है कि स्टेट असल में बहुत बड़ा टूल है सरमायादारों की ताकत को सिक्योर करने का। सरमायादार अपनी ताकत को जो प्रिजर्व कर रहा है वो स्टेट के ज़रिए कर रहा है। तो स्टेट बहुत बड़ा एक आला है वो सरमायादारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का। लिहाजा उसका कहना है कि जब स्टेट ही नहीं रहेगी तो कोई भी दूसरे पर चढ़ाई नहीं करेगा, कोई भी नई क्लास पैदा नहीं होगी, लोगों की इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ वो ख़त्म हो जाएगी। ये जितने भी प्रॉपर्टी राइट जो जॉन लॉक ने दिए हैं
वो ख़त्म हो जाएंगे और इंसान इक्वल हो जाएंगे, मतलब इंसान अपनी एबिलिटी के मुताबिक काम करेंगे और अपनी ज़रूरत के मुताबिक उनको दिया जाएगा। तो ये बुनियादी कॉन्सेप्ट है कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स 83 में वो इस दायरा फ़ानी से कूच कर गया, तो उसके तकरीबन 40 साल बाद, उसके जाने के 40 साल बाद रशिया में इनकलाब आया, वहाँ पर कम्युनिस्ट सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ और उस इनकलाब के तकरीबन 30 साल बाद चाइना में इनकलाब आया। फिर दूसरी भी रियासतें क्यूबा, वेनेजुएला, इन रियासतों में भी कम्युनिस्ट सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ। इसके अलावा यूरोप में भी बहुत सी पार्टीज़, कम्युनिस्ट पार्टीज़, सोशलिस्ट पार्टीज़ वो वजूद में आई। इवन बरतानिया में लेबर पार्टी वो भी इसी से ही इन्फ्लुएंस्ड थी। तो ये तमाम सिलसिला जो है वो कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ की ही बेस पर वजूद में आया। आप कह लें कि दुनिया को यकसर इसने तब्दील कर कर रख दिया कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ ने, और इवन लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड उनको भी इन्हांस करने में कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ का बहुत बड़ा किरदार है। कई स्कूल्स ऑफ थॉट्स वो इस्टेब्लिश हुए जस्ट बिकॉज ऑफ द आइडियाज़ ऑफ कार्ल मार्क्स। तो यही कहा जाता है कि 20th सेंचुरी का जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल राइटर है, इन्फ्लुएंशियल थिंकर है, वो कार्ल मार्क्स है। व्लादिमीर लेनिन ये रशियन इनकलाब का दाई था। दुनिया में पहला इनकलाब, कम्युनिस्ट इनकलाब लेकर आया और पहले कम्युनिस्ट रियासत को कायम करके दिखाया। मार्क्स के जो नज़रियात थे उनको एक्चुअलाइज किया, उनको प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आया। तो ये इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। व्लादिमीर लेनिन जो है 1870 में पैदा हुआ था, एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ, एक आम से घराने में। अपनी एजुकेशन के दौरान ये मार्क्स की तालीमात से मुतासर हुआ और अपनी बाद में तमाम ज़िंदगी मार्क्स की आइडियालॉजी को पढ़ने में और उनके आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने में गुजार दी। इसने बोल्शेविक पार्टी कायम की थी 1912 में, 1912 में कायम की थी, और यही वो पार्टी थी जो कि इनकलाब का पेशखेमा बनी और बाद में यूएसएसआर में जो वन पार्टी सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ तो वो इसी पार्टी के ज़रिए ही इस्टेब्लिश हुआ है। और बाद में व्लादिमीर लेनिन की वफ़ात जो है 1924 में हुई। तो ये इस ज़िंदगी में इसने कुछ नाकाम कोशिशें भी की हैं रशिया में इनकलाब के लिए। ज़ार जो कि बादशाह था, बादशाह का टाइटल था, उसके ख़िलाफ़ इसने इनकलाब लाने की बहुत कोशिशें की, नाकाम हुई, लेकिन एट दी एंड कामयाबी से मिली। तो इस लिहाज से काफ़ी बड़ा कद है इसका मॉडर्न वर्ल्ड में। आप देखें फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद अगर कोई दूसरा बड़ा रेवोल्यूशन जिसने दुनिया की रूह तक को मुतासर किया है वो इसका लाया हुआ रेवोल्यूशन था, रशियन रेवोल्यूशन, जो कि 1917 में आया और ये कायम रहा है 1989 तक। तो इस दौरान रशिया जो कि यूएसएसआर बन गया, दुनिया की सबसे बड़ी रियासत बनकर सामने आया। तकरीबन दुनिया का 50% से ज़ायद हिस्सा वो यूएसएसआर का हिस्सा। आइडियाज़ इसके बुनियादी तौर पर वही हैं जो कार्ल मार्क्स के हैं, सिर्फ उनमें एक्सटेंशन मौजूद है। कहा जाता है कि कई लोगों ने कोशिश की कि लेनिन मार्क्स के आइडियाज़ से डाइवर्ट हो जाए, लेकिन कहा जाता है कि ये डाइवर्ट नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद आने वाले स्टालिन ने उसने डाइवर्ट किया, स्टेट को डाइवर्ट किया और एक कंप्लीट अथॉरिटेरियन रियासत इसके जाने के बाद वजूद में आई है। तो इसके आइडियाज़ में जो सबसे बड़ा पीक का आइडिया है
वो है, इसकी किताब का टाइटल भी है और वो आइडिया भी, और भरपूर किस्म का आइडिया है। वो क्या है? इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। तो इंपीरियलिज्म जिसमें सरमायादार जो कि अपनी टेरिटोरियल बाउंड्री से निकलकर दुनिया में उसने सरायत कर ली, तो एक निज़ाम दुनिया में कायम किया, वो नाम दिया इंपीरियलिज्म का। मतलब कैपिटलिज्म की जो है हाईएस्ट स्टेज है वो इंपीरियलिज्म है कि आप लोगों पर हुकूमत करें, दूसरे ममालिक को सब्जुगेट करें और बाद में वहाँ से रॉ मटेरियल ख़रीद कर फिनिश्ड गुड्स वहाँ पे लाकर सेल करें और वहाँ का सरमाया अपने ममालिक में लेकर जाएं। तो ये इसका बुनियादी नज़रिया था। तो इसमें इसने बताया कि अब सरमायादारी निज़ाम ये टेरिटरी आपकी टेरिटोरियल बाउंड्री में नहीं रहा, बल्कि ये दुनिया में फैल गया। वो वजह क्या बनी? इसका कहना है कि सरमायादार, ज़ाहिरी बात है, ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जेब में सरमाया हो आए, तो इसके लिए वो लेबर्स को कम देता है और प्रोडक्ट्स महंगी बेचता। अब आप देखें कि ज़ाहिरी बात है, ये जितनी भी लेबर हैं ये आपके जो हैं ये बायर हैं, इन्होंने आपकी प्रोडक्ट को सेल करना है। तो ज़ाहिरी बात है अगर इनके पास इतनी परचेजिंग कैपेसिटी मौजूद नहीं होगी तो फिर सरमायादार अपने गुड्स को कहाँ पे सेल करेगा। लिहाजा जब ये मसला देखा कि भाई अब हमारे यहाँ मज़दूरों के पास परचेजिंग कैपेसिटी मौजूद नहीं है, तो इन्होंने दुनिया में दूसरे ममालिक को सब्जुगेट कर कर उन पर कब्ज़ा करके तो उनको ये अशिया बेचनी शुरू की। लेकिन लेनिन की नज़र में अब मसला वहाँ पे भी यही है, कब तक आप बैठेंगे, कब तक आप सेल करेंगे। वहाँ के भी लोगों की एक परचेजिंग कैपेसिटी है, तो वो परचेजिंग कैपेसिटी जैसे ही ख़त्म होगी तो ये सिस्टम जो है ये कोलैप्स कर जाएगा। इसलिए इसने से कहा कि ये इनहेरेंट कॉन्ट्राडिक्शन है सरमायादारी निज़ाम में, जो कि आहिस्ता आहिस्ता इसे डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाएंगे। लिहाजा इसका कहना है कि ये जो सरमायादार ममालिक हैं ये आहिस्ता आहिस्ता दुनिया पे अपनी मोनोपलीज़ कायम करेंगे, और मोनोपलीज़ कायम करने के बाद जब एक टाइम आएगा कि सरमायादारों की प्रोडक्ट्स ख़रीदने के लिए कोई बंदा बाकी नहीं बचा, तो ये सिस्टम जो है ये कोलैप्स कर जाएगा। तो ये इसकी बुनियादी थ्योरी है, इंपीरियलिज्म इज़ द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, जो कि इसने अपनी किताब इंपीरियलिज्म इज़ द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म में ये थ्योरी दी है। थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन में ये वर्कर्स को प्रोवोक कर रहा है, उनको स्टिमुलेट कर रहा है कि तुम्हारी हालत बदलने के लिए आसमान से फरिश्ते नहीं आएंगे, या सुस्त बैठकर या तनबा तकदीर रहकर कोई तब्दीली नहीं आ सकती। अगर आपने कुछ करना है, अपनी पोजीशन को बेहतर बनाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उठा जाए, सरमायादारों के ख़िलाफ़ स्ट्रगल की जाए और रेवोल्यूशन लाया जाए, जिसके ज़रिए सरमायादारों का तख्ता उलटकर मज़दूरों की डिक्टेटरशिप को कायम किया जाए। तो ये अपना जो है बुनियादी तौर पर जो लेनिन है ये प्रोवोक कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है मज़दूरों को, और फिर कुछ प्रिंसिपल्स भी देता है मज़दूरों को कि भाई आप लोग अपने अंदर नज़्म व ज़ब्त कायम करें, अपने आप को नज़रियाती बनाएं, एजुकेशन के साथ अपना ताल्लुक़ इस्तवार करें, फिर फ़ौजी ट्रेनिंग हासिल करें, फिर ये देखें कि ये सरमायादारी निज़ाम के कौन कौन से वो वीक पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करें, लोगों में प्रोपोगेट करें अपने आइडियाज़ को, और एट द एंड जो है इन सारे टूल्स के ज़रिए एट द एंड एक फ़ौज को तैयार किया जाए जो कि इस निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़ी हो और इनकलाब लेकर आए, एक रेड आर्मी को। तो इनकी रेड आर्मी थी, तो यही वजह है कि जब 1917 में रेवोल्यूशन आया तो इनकी तकरीबन 1922 तक इनकी सिविल वॉर लगी रही है। ज़ारे रूस, उसकी फ़ौज जो कि वाइट आर्मी थी, और इसकी रेड आर्मी, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ जंग करते रहे हैं। तो एट द एंड इनकी फतह हुई थी, और रशिया में मुकम्मल तौर पर कम्युनिस्ट
सिस्टम एस्टेब्लिश हुआ था। और फिर उसके बाद इसका कहना है कि प्रोलिटेरिएट डिक्टेटरशिप कायम की जाए। अब ये बुनियादी जो आइडिया है सोशलिज्म और कम्युनिज्म का, ये आइडिया लेनिन का दिया हुआ है। जैसा कि मार्क्स के यहाँ ये दोनों वर्ड्स इंटरचेंजेबली इस्तेमाल किए जाते थे, इनमें कोई डिस्टिंक्शन मौजूद नहीं था। लेकिन एक जगह अगर डिस्टिंक्शन मौजूद था वो वर्ड का मौजूद नहीं था। वो इसने कहा था कि अपनी बुक क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम, उसमें उसने कहा था कि देयर आर 2 स्टेजेस इन कम्युनिज्म, नंबर 1 अपर स्टेज ऑफ कम्युनिज्म, नंबर 2 लोअर स्टेज ऑफ कम्युनिज्म। तो इसने क्या किया, लोअर स्टेज ऑफ कम्युनिज्म को नाम दे दिया सोशलिज्म का और अपर स्टेज ऑफ कम्युनिज्म को नाम दे दिया कम्युनिज्म का। तो सोशलिज्म फर्स्ट स्टेज है, कम्युनिज्म सेकंड स्टेज। तो इसका ये कहना है कि जब रेवोल्यूशन आएगा तो प्रोलिटेरिएट डिक्टेटरशिप कायम हो जाएगी, मजदूरों की आमदियत कायम हो जाएगी और मजदूरों का रूल इस्टेब्लिश हो जाएगा। अब मजदूर क्या करेंगे, मजदूर ये करेंगे कि जितनी भी मुआशरे में ये इनइक्वालिटीज़ मौजूद हैं, सरमायादारी निज़ाम की वजह से वजूद में आई हैं, इनको ख़त्म किया जाए, इनसे जान छुड़ाई जाए। लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम चीज़ें जो कि सरमायादारी निज़ाम की देन थी उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। जो लोगों में इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है वो ख़त्म कर दी जाएगी। लोगों के पास जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं, प्रॉपर्टी ख़त्म कर दी जाएगी। क्या वो कोई भी बंदा अपने पास प्रॉपर्टी नहीं रख सकता। प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ जो है वो रियासत हर प्रॉपर्टी की मालिक होगी, ये होगा। और फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी बाकियात है सरमायादारी निज़ाम की, वो लेनिन का कहना है वो है रियासत। तो रियासत को ख़त्म कर दिया जाएगा, स्टेट विदर अवे कर जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये प्रोलिटेरिएट डिक्टेटरशिप ये ट्रांजिशनल पीरियड है। तो ये ट्रांजिशनल पीरियड तब तक है जब तक कि ये जितनी भी बाकियात हैं ये ना ख़त्म हो जाए। स्टेट के बारे में जो अपनी थ्योरी जो है वो देता है, उसमें भी मार्क्स की तरह ये कहता है कि स्टेट जो है एक्सप्लॉयटेशन का सबसे बड़ा टूल है। सरमायादार स्टेट के ज़रिए एक्सप्लॉयट करता है। मतलब जितने भी मजलूम लोग इनकलाब लाने के लिए उठते हैं, खड़े होते हैं, तो स्टेट अपने जुल्म और जबर के ज़रिए, अपनी ताकत के ज़रिए उनको दबा देती है, उनको ख़त्म कर देती है, उनको सप्रेस कर देती है। तो ये इस हद तक ना ये है, इसका सिलसिला मौजूद है। तो लिहाजा इसका कहना है कि ये स्टेट जो कि बिल्कुल हैगल के उलट, हैगल तो कहता है कि ये रियासत जो है ये स्टेट इज़ द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। तो ये खुदाई जो मखलूक में सबसे बड़ी कोई मखलूक, बेहतरीन आला तरीन मखलूक है, वो रियासत है। और इस रियासत के लिए अफराद अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान कर दें, जो मर्ज़ी वो, मतलब कोई अहमियत नहीं रखता। रियासत सबसे बड़ा इदारा है। इसके बरक्स लेनिन कहता है कि ये रियासत ये जुल्म जबर का सबसे बड़ा टूल है, लिहाजा इसे ख़त्म कर दिया जाए, इसे क्रश कर दिया जाए और एक स्टेटलेस सोसाइटी इस्टेब्लिश कर ली जाए। एक क्लासलेस सोसाइटी इस्टेब्लिश हो, स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी, जिसमें स्टेट एक सोसाइटी, एक पूरी दुनिया में कोई रियासत ना हो जो कि एक दूसरे पर जबर कर सके, और कोई क्लास मौजूद ना हो कि ये भाई ये सरमायादार है, ये मजदूर है, इस तरह का ये आका है, मास्टर है और दूसरा गुलाम है। तो इस तरह का कोई निज़ाम ना हो, सारी दुनिया में इक्वल लोग मौजूद हों, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ही हो। तो ये इसका बुनियादी तौर पर ये नज़रियात हैं। और आखिर में जो इसका नज़रिया जो डायलेक्टिक मटीरियलिज्म का एज इट इसने मार्क्स से लिया है, उसमें कोई तब्दीली नहीं। मतलब डायलेक्टिक हिस्टोरिकल कंसेप्शन ऑफ डायलेक्टिक मटीरियलिज्म, इसमें इसने बुनियादी तौर पर वही बात की है कि मुआशरे में जितनी भी तब्दीलियाँ शुरू से लेकर अब तक आई हैं, तो उसमें जो डिटर्मिनेंट फैक्टर जो है वो मादा है, वो ये रिसोर्सेज हैं, ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैं। जिनके पास ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन रहे हैं उन्होंने ही रूल किया है, जिनके पास नहीं उन पर जुल्म हुआ। तो ये जितनी भी तारीख में तब्दीलियाँ आई हैं उनकी बुनियादी वजह ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। तो ये है इसके बुनियादी आइडियाज़, और इन्हीं आइडियाज़ को डाइजेस्ट किया, मज़दूरों ने समझा
और इसे फॉलो किया और एट द एंड रशिया में इनकलाब लेके आए। और ये इनकलाब इस हद तक बड़ा था कि इससे ना जो सरमायादारी निज़ाम जो पिलर वो थर थर काम रहे थे कि भाई ये निज़ाम किसी भी वक्त यूरोप में दाखिल हो जाएगा, और ये दाखिल हुआ। और इस इनकलाब को रोकने के लिए, इस निज़ाम को रोकने के लिए ये पूरी कोल्ड वॉर जो है ये इस्टेब्लिश हुई, और अमेरिका और यूएसएसआर दोनों आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ते रहे, दुनिया में अपने एलाइज बनाए, सैटेलाइट स्टेट्स के ज़रिए वॉर्स हुई। तो ये आप अंदाज़ा करें कि ये इस बंदे के इनकलाब की वजह से दुनिया दो ब्लॉक्स में तकसीम हुई, और इसके असरात इस हद तक छाए रहे कि जब तक यूएसएसआर ख़त्म नहीं हुआ तब तक इसके असरात वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे हावी रहे। जोसेफ स्टालिन 1978 में जॉर्जिया में पैदा हुआ था और 1973 में इसकी वफ़ात हुई है। ये बेसिकली जॉर्जियन रेवोल्यूशनरी था, सोवियत यूनियन में जो है पॉलिटिशियन था। इसका जो है रूल का आगाज़ सोवियत यूनियन में लेनिन की वफ़ात के बाद 1924 से स्टार्ट हुआ और 1953 तक इसका रूल रहा, इसकी हुकूमत सोवियत यूनियन में रही है। आप कह सकते हैं कि मोस्ट पावरफुल पर्सनैलिटी ये यूएसएसआर में थी। दुनिया में अमेरिका के बाद यूएसएसआर सेकंड नंबर पर बड़ी पावर थी। तो ये जनरल सेक्रेटरी रहा है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन का 1922 से लेकर 1952 तक। इसके आइडियाज़ को स्टालिनिज्म कहा जाता है, जैसे हम मार्क्सिज्म कहते हैं, लेनिनिज्म कहते हैं। तो इसी तरह इसके आइडियाज़ इसने अपने पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के मुताबिक जो आइडियाज़ दिए हैं वो तमाम आइडियाज़ की कंपाइलेशन जो है वो स्टालिनिज्म कहलाती है। तो अब इसकी ज़िंदगी अगर देखें तो ज़िंदगी इसकी जॉर्जिया का रहने वाला था और गरीब घर में पैदा हुआ था। तो इसका असल में था इब्तिदा में ये छोटी मोटी चोरी चिकारियाँ किया करता था। तो ये एक बड़ी ना जो है एक बड़ी अहम हकीकत है। फिर जो इसने देखा आहिस्ता आहिस्ता इसने मुख्तलिफ आर्टिकल्स पढ़े मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, लेनिन पे और मार्क्स के पे जो है इसने बुक्स वगैरह स्टडी की। तो उस पे ये नज़रियाती बना, और इवन नज़रियाती बनने के बाद भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की हैं, बैंक रॉबरी की है। तो ये बहुत सी किताबों में तो ये आता है कि इसने बैंक रॉबरीज़ की हैं, इब्तिदा पे चोरी भी करता रहा, लेकिन कई जगह पे है कि नहीं ये तकरीबन ये तमाम बातें गलत हैं। लेकिन फिर भी बाद में इसने आर्टिकल्स लिखना शुरू किए, एक बहुत बेहतरीन नज़रियाती इंसान बन गया ये। तो इस वजह से जो रशियन हुकूमत थी, रशियन ज़ार था, वो इस बंदे के बड़ा ख़िलाफ़ था। बहुत एक्टिव इंसान था ये। और आप अंदाज़ा करें कि इसकी ताकत का अंदाज़ा इस बात से किया जा सकता है कि इसे 2 से 3 दफ़ा साइबेरिया में सज़ा के लिए भेजा गया। और साइबेरिया ऐसी जगह थी कि जिधर इंसान को भेज दिया जाता था, सर्दी की वजह से बुरा हाल हो जाता था, वहाँ से कोई इंसान वापस नहीं आ सकता था। तो कहा जाता है कि ये तकरीबन 2 दफ़ा वहाँ से भागकर वापस आया और जिंदा सलामत। रास्ते में जंगलात, पहाड़ और बर्फ़ से ढके हुए है ना जो है सिलसिले हैं, तो उनसे ये बच के ज़िंदा वापस आया। तो यही वजह है कि ये अपने काम पर कंसिस्टेंटली जमा रहा है। इवन ये भी हुआ है कि लेनिन जला वतन कर दिया गया, वतन से बाहर रहा, लेकिन ये बंदा वतन में ही रहा है और पकड़ा जाता था, किसी न किसी तरीके से भागकर वापस आ जाता और फिर अपनी एक्टिविटीज़ शुरू कर देता था। तो कंसिस्टेंट था अपने काम पे कि भाई अपने काम पर जमे रहना, इसीलिए इसे स्टालिन कहा जाता है। स्टालिन जो है अ मैन ऑफ स्टील, लोहे का इंसान। तो ये इसका ये टाइटल था, असल नाम इसका ये नहीं था, ये इसे टाइटल मिला हुआ था इसका। लेनिन की वफ़ात के बाद 1924 में ये इक़्तिदार में आया है। वहाँ पर इसकी हुकूमत कायम हुई, 24 से लेकर 53 तक इसकी वफ़ात तक जारी रही है। ग्रेट पर्ज के नाम से इसने एक मूवमेंट स्टार्ट की और इस मूवमेंट में तकरीबन
1 मिलियन लोगों को इसने अरेस्ट किया, 10 लाख के करीब लोगों को इसने अरेस्ट किया और 7 लाख के करीब लोगों को एग्जीक्यूट किया, सजाएं देकर मार दिया। और ये ग्रेट पर्ज यही था कि ऐसे तमाम लोग जो कि यूएसएसआर के दुश्मन हैं या उनका कोई ताल्लुक है सरमायादारों के साथ, तो उनको एग्जीक्यूट किया जाए, उनको रियासत से निकाला जाए, ताकि जितनी भी रियासत है ये रियासत तमाम क्लीन हो जाए। यहाँ पर वो सरमायादारी की जो इलामात हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए। मार्क्स ने कहा है कि जो लोअर स्टेज ऑफ कम्युनिज्म है वहाँ पे एक ट्रांजिशनल प्रोलेटेरिएट गवर्नमेंट कायम होगी, और उस गवर्नमेंट का काम क्या है? उस गवर्नमेंट का काम ये है कि वो अलामात जितनी भी हैं सरमायादारी निज़ाम की उनको ख़त्म करना है। तो उनको ख़त्म करके एक ना मुकम्मल वो सरमायादारी निज़ाम से पाक एक रियासत कायम करनी है, और एट दी एंड बाद में ये करना है कि कम्युनिस्ट रियासत कायम कर देनी है जो कि क्लासलेस सोसाइटी होगी, स्टेटलेस सोसाइटी होगी। तो उससे पहले वाला काम ये ट्रांजिशनल फेज ये है कि आपने वो सरमायादारी की अलामात को ख़त्म करना है। तो ये इसने ग्रेट पर्ज के नाम से मूवमेंट स्टार्ट की, ग्रेट लीप फॉरवर्ड के नाम से चेयरमैन माओ ने स्टार्ट की, कल्चरल रेवोल्यूशन के नाम से उसने मूवमेंट स्टार्ट की। तो ये वो सारी मूवमेंट हैं कि जिनका मकसद यही है कि वो इलामात जो हैं उनको ख़त्म किया जाए। स्टैलिन के ऑपोजिट एक इसका एक बहुत बड़ा हरीफ था, और जो कि नज़रियाती लिहाज में मार्क्स और लेनिन के करीब था, लियोन ट्रॉट्स्की। लियोन ट्रॉट्स्की वो स्टैलिन के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ था, और दोनों का एक नज़रियाती इख्तिलाफ वो बहुत ज़्यादा था। वो इख्तिलाफ क्या था? उस इख्तिलाफ की ही बुनियाद पर इसके तकरीबन तमाम आइडियाज़ फॉर्मेट हुए हैं। वो आइडिया बुनियादी तौर पर ये था कि जब एक मुल्क में इनकलाब आ जाए तो वो इनकलाब आपने दूसरे ममालिक में भी एक्सपोर्ट करना है। असल में ये सरमायादार जो हैं ये इंटरनेशनल कर्ज है, इंटरनेशनल इवल है। एक मुल्क में अगर इनकलाब आया तो उस मुल्क का काम है कि बाकी ममालिक में भी इनकलाब लाए और तमाम दुनिया में से सरमायादारी निज़ाम को ख़त्म करे। तो ये उनका बुनियादी काम होगा। ये एक आइडियलिस्टिक अप्रोच थी जो कि मार्क्स की थी, लेनिन की थी, ट्रॉट्स्की की थी, लेकिन क्योंकि स्टैलिन ज़्यादा प्रैग्मेटिक इंसान था, प्रैक्टिकल इंसान था, वो देख रहा था कि भाई जब तक सोवियत यूनियन को मजबूत ना किया गया तब तक इनकलाब को एक्सपोर्ट करना, अपनी एनर्जीज़ को इनकलाब पर खर्च करना, ये नुकसानदेह साबित होगा। लिहाजा इसका ट्रॉट्स्की से सबसे बड़ा ये इख्तिलाफ यही था कि भाई अभी हमने इनकलाब को एक्सपोर्ट नहीं करना, सिर्फ वन कंट्री वन रेवोल्यूशन का नज़रिया इसने पेश किया कि एक मुल्क में जो है एक ही रेवोल्यूशन आया उससे ही हम सस्टेन कर लें, काफ़ी है। तो इसी बेस पे इसकी दूसरी मुखालफत भी मार्क्स, लेनिन और ट्रॉट्स्की के साथ शुरू हो जाती है। वो क्या है? मार्क्स और लेनिन के यहाँ स्टेट एक ट्रांजिशनल फेज है, इसे एट द एंड ख़त्म होना होगा, और स्टेट एक टूल है सरमायादारों का कि वो दूसरे लोगों पर जुल्म सितम कर सके, इस्तेहसाल कर सके। तो स्टेट का खात्मा ज़रूरी है। इसके बरक्स स्टैलिन कहता था कि स्टेट सब कुछ है, स्टेट का बरकरार रहना ज़रूरी है। स्टेट सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त ही ख़त्म हो सकती है जब इंटरनेशनली तमाम दुनिया में सरमायादारों का खात्मा हो जाए। तो ये तो वो जैसे दिल्ली हनूज दूर अस्त, तो ये भी ऐसा ही सिलसिला है कि ये दूर है, लिहाजा बेहतर है पहले अपनी रियासत को मजबूत किया जाए, फिर उसके बाद अगला काम किया जाए। तो ये एक बुनियादी दिबाचा था, बुनियादी एक इशू था स्टैलिन का मार्क्स के साथ, लेनिन के साथ और ट्रॉट्स्की के साथ। तो इसीलिए ट्रॉट्स्की को हिजरत करनी पड़ी, अपनी जान बचानी पड़ी, और सोवियत यूनियन से निकलकर वो यूरोपियन ममालिक में उसे ज़िंदगी गुजारनी पड़ी। तो ये मसला हुआ। तो ये असल में एक बुनियादी मसला था इनके दरमियान। अक्सर लेफ्टिस्ट लोग स्टैलिन को ऑन नहीं करते, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी कोर डिफरेंस ये वाला है।
तो इसी डिफरेंस की बेस पर इसके आइडियाज वो मुनज़्ज़म हुए हैं। राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, इसका कहना था कि तमाम अक़वाम को राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन देना चाहिए, उनको ये राइट्स देना चाहिए कि भाई वो जी सकते हैं, वो अपने आइडियाज़ के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकते हैं, अपना जो उनका निज़ाम ज़िंदगी है, जो आइडियाज़ हैं उनके मुताबिक आपको ज़रूरत नहीं कि आप उनके मामलात में इंटरवेन करें। यही वो सरमायादारों से कहता था कि सरमायादारों का भी काम यही है कि वो इंटरवेन करते हैं दूसरे ममालिक के पर्सनल अफेयर्स में, उनको उनके मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारने देते और उन पर जुल्म जबर के ज़रिए अपनी विल को इम्पोज करते हैं। यही वजह है कि वो इनकी मुखालफत करता था। वो कहता था कि हर ममालिक को ये हक है कि वो खुद भी जिए और दूसरों को भी जीने दें। इसका कहना था कि हर कौम अपने मामलात में आज़ाद है, किसी कौम को ये हक हासिल नहीं कि वो दूसरी कौम के मामलात में दखल अंदाजी करे। अक़वाम अपनी ख्वाहिशात और इदारों के मुताबिक अपनी मुस्तकबिल की तामीर कर सकती है और अपने मुस्तकबिल को संवार सकती है। कोई कौम दूसरी कौम के इदारों को तबाह ना करे, किसी कौम के हकूक़ पर पाबंदियाँ आयद ना की जाएं, ज़ुबान की अशात और उसकी तरवीज में रुकावट ना डाली जाए, किसी भी मुल्क के मुकामी रस्म व रिवाज है उनका एहतराम किया जाए और उनकी पाबंदी की जाए, वफाक तश्कील देने और वफाक में शामिल होने या उससे अलहदा होने का इख्तियार दिया जाए। तो ये इसके बुनियादी आइडियाज़ हैं जिसे राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन कहा जाता। तो ये इसका बुनियादी आइडिया था, बहुत खूबसूरत आइडिया है, लेकिन इसकी भी ज़िंदगी में इस पर इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम है। बहुत ज़्यादा इसने दूसरे ममालिक में दखल अंदाजियाँ की हैं, मुदाखलतें की हैं और उन पर कब्ज़ा किया है। एक कॉलोनियल स्टेट का दर्जा सोवियत यूनियन को हासिल था कि वो दूसरे ममालिक पर कब्ज़ा करके उसे ज़बरदस्ती अपने साथ रख लेता था। सोशलिज्म इन वन कंट्री, ये अब वही है ना जो है ट्रॉट्स्की के साथ जो इसका नज़रियाती मुखालफत थी कि सोशलिज्म जो एक कंट्री में अगर इनकलाब आ गया तो भाई उधर उसे पेनिट्रेट करने दे, ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे ममालिक में इंटरवेन करे और अपने आप को भी कमज़ोर कर ले। तो पहले अपने मुल्क में तो सोशलिज्म को जो है उसको जड़ें पकड़ने दें, उसे मजबूत होने दें, ये काम करें, बाद में बाकी काम है कि वो किए जाएं। यही वजह है कि ये लेनिनिज्म के भी खिलाफ था, मार्क्सिज्म के भी खिलाफ था और ट्रॉट्स्की के भी खिलाफ था। तो इसका यही कहना था कि आप किसी भी रियासत के वजूद को तस्लीम करें, ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी स्टेट से निकाल कर दूसरी रियासतों में इनकलाब को एक्सपोर्ट करते फिरें, अपनी एनर्जीज़ को उधर लगाएं। अच्छा, इस मामले में इसकी अप्रोच बहुत ज़्यादा प्रैग्मेटिक थी। ये कहता है कि कॉमरेड, हम उस दौर में रह रहे हैं जिधर लोग बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं, दुनिया हमसे बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी है, दुनिया हमसे 100 साल आगे है और हमें 10 सालों में उस 100 साल का गैप फिल करना होगा। तो इसके लिए हमें टू मच एफर्ट करनी होगी। तो यही वजह है कि हम देखते हैं कि इसने नेशनलिज्म कॉन्सेप्ट पे इसने अपनी रियासत को बहुत आगे लेके गया कि इसने 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस करवाए। तो उसमें भी ये था कि हमने यूएसएसआर को दुनिया की अजीम तरीन ताकत बनाना, इसे दुनिया में अहम तरीन मुकाम दिलवाना है। तो ये एक हार्ड वर्किंग इंसान था और भरपूर इसने अपनी सारी जिंदगी हार्ड वर्किंग पे गुजारी है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का इसका कहना था कि इंटरनेशनली एक लेबर ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की मालिक एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जिसका सालाना इजलास हो, तमाम दुनिया के मजदूरों की उधर सुनवाई हो, तमाम ममालिक की पॉलिटिकल पार्टीज उसकी नुमाइंदगी करे और अपने मामलात को जो है उस फोरम पर डिस्कस करे। के साथ साथ ये कहता था कि सरमायादार कभी भी नहीं चाहेंगे कि ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल पार्टी वो कामयाब हो सके। लिहाजा हुआ ऐसा ही है कि जब भी इनके इजलास हुए उसमें कोई ना कोई मसला हुआ,
तो उसमें ये वाज़ह तौर पर कहता था कि ये ऐसे अजलास को नाकाम करवाना ये जो इंटरनेशनल इस्तेमार है उसका सबसे बड़ा हथकंडा है। लिहाजा मजदूर पार्टियां आपस में लड़े ना, अगर ये लड़ेंगे तो ये सरमायादारी निज़ाम को ताकतवर करेंगे और कम्युनिस्ट कमज़ोर होंगे। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और वन इंटरनेशनल पार्टी होनी चाहिए जो कि मजदूरों के मफादात का मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ करे। रेवोल्यूशन में वो तमाम है ना जो मटीरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री, उससे ये मार्क्स से भी जो है मुत्तफिक है कि मार्क्स ने जो नज़रिया हैगल के जो डायलेक्टिक आइडियलिज्म को मटीरियलिस्टिक आइडियलिज्म का जो है चरबा लगाया है, तो उससे इसने एक्सेप्ट किया है कि ये दुनिया, इसमें जो जितनी भी हिस्ट्री है उसमें क्लास स्ट्रगल रही है, हमेशा लोग आपस में, दो क्लासेस आपस में लड़ती झगड़ती रही हैं, जो है ये वॉर्स जो हैं वो क्लास क्लैशेस की वजह से हुई हैं, तो उससे ये मानता है। तो इसका ये कहना है कि दुनिया में रेवोल्यूशन के लिए जो सबसे बड़ी हर्डल है वो सरमायादार हैं। ये सरमायादार बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि इनकी अयाशियाँ जो लगी हुई हैं वो ख़त्म हो जाएं, लिहाजा ये हर तरह से ये लोग मुत्तहद रहेंगे, इत्तेहाद में रहेंगे ताकि कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट इनकलाब को नाकाम बनाया जाए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि लेनिन की तरह, जैसे लेनिन कहता था कि तरबियत याफ्ता मेंबर्स होने चाहिए जो कि सरमायादार रियासतों से लड़कर इनकलाब ला सके। तो है कि ये कहता है कि जितने भी हमारे नज़रियाती साथी हैं वो ये नहीं कि लेनिन और मार्क्स की चंद इस्तिलाहात याद कर ली और मुंह बगाड़ के उन इस्तिलाहात को पेश करना शुरू कर दिया, तो ये इसका कहना कि ये हमारा ना जो है मुंतहा नहीं, ये मकसूद नहीं है। असल जो हमारा मकसूद है वो ये है कि हमारा जो इनकलाबी उससे नज़रियात पर भी पूरी ग्रिप हासिल हो और वो लड़ने और मरने को भी तैयार रहे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो तरबियत याफ्ता हो, उसके लिए ज़रूरी है कि तमाम लोगों में डिसिप्लिन हो, यूनिटी हो, एक म्यारी तरबियत के ज़रिए उन सबको ऑर्गेनाइज किया गया हो। आइडिया अबाउट स्टेट, सेम ही वो नज़रिया है कि ये स्टेट को ख़त्म करना, एंड पे कम्युनिस्ट निज़ाम इस्टेब्लिश हो जाएगा तो स्टेट विदर अवे हो जाएगी, तो ये उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है। ये मार्क्स की आइडियालॉजी के ख़िलाफ़ है, लेनिन की आइडियालॉजी के ख़िलाफ़ है। तो समझ लें कि जो वो ट्रांजिशनल फेज़ है ये उससे ही कंटिन्यू रखना चाहता है, जिसे हम सोशलिज्म कहते हैं या लोअर कम्युनिज्म। मार्क्स ने अपनी बुक क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम में कहा, तो ये उससे ना जो है बरकरार रखना चाहता है। मार्क्स ने जो कहा है कि ये स्टेट इवल है, असल तो ये कि हमने पूरी दुनिया में इनकलाब लाना, तो ये इसके हक में नहीं है, वो स्टेट के हक में, और ये चाहता है कि स्टेट ताकतवर हो ताकि इसकी ताकत के ज़रिए हम दुनिया में कम से कम कुछ ऑपरेशंस कर सकें कि जिधर ये इस्तेहसाली हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो ये कहता है ये स्टेट तब तक विदर अवे नहीं करेगी जब तक कि पूरी दुनिया से सरमायादारी निज़ाम ख़त्म ना हो जाए। तो ये बहुत हद तक प्रैग्मेटिक था और स्टालिन को पता था कि भाई दुनिया में से ये मुकम्मल तौर पर सरमायादारी निज़ाम ख़त्म नहीं हो सकता, लिहाजा ज़रूरी है कि आप अपनी स्टेट को ही ताकतवर करें। तो इसका कहना था कि जब तक सरमायादारी निज़ाम मौजूद है रियासत को ख़त्म नहीं किया जा सकता, सरमायादारी निज़ाम के ख़त्म होने से ही रियासत ख़त्म होगी। तो ये इसकी नज़र में ऐसा ही काम है कि जो नामुमकिन है, ना ही सरमायादारी निज़ाम ने ख़त्म होना है, तो ना ही हम एक यूटोपियन सोच अपना के रखें कि भाई सरमायादारी निज़ाम ख़त्म हो गया तो हम रियासत को भी विदर अवे कर दें, तो ये कहता है ये नामुमकिन है। तो वो समझ लें कि ये जो हैगल और थॉमस हॉब्स या जॉन लॉक के अंदाज में सोच रहा है कि भाई स्टेट इज़ अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन, ये नेचुरल इंस्टीट्यूशन है, ये मेन मेड नहीं है, लिहाजा इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता, इसे ही लेके आगे चलना है। तो ये तमाम स्टालिन के नज़रियात थे।
तो यही नज़रियात हैं जो कि उसने अपनी रियासत में जिनकी इम्प्लीमेंटेशन की है। दुनिया में जितने भी सोशलिस्ट थे ये उनका लीडर था और वो इनको अपना लीडर मानते थे। इवन ये कि चाइना में इनकलाब आया है तो चाइना में भी इनकलाब के पीछे स्टैलिन का बहुत बड़ा हाथ है। स्टैलिन को समझ लें कि स्पिरिचुअल गुरु समझा जाता था, उसकी बातों पे अमल दरामद किया जाता था। यही वजह है कि जब 1953 में इसका इंतकाल हुआ है, सोशलिस्ट लीडरशिप चेंज हुई और माओ ज़ेडुंग दुनिया में सोशलिस्टों का लीडर बनकर इमर्ज हुआ। माओ ज़ेडुंग 1893 में पैदा हुआ और 1976 में उसकी वफ़ात हुई है। वो फादर ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना उसका टाइटल है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना 1921 में उसने इस्टेब्लिश की। ये फाउंडिंग मेंबर्स में था माओ ज़ेडुंग, और फिर उसके बाद इसी पार्टी का वो चेयरमैन रहा है आफ्टर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इन अक्टूबर 1949 टू 1976। तो ये इसका चेयरमैन रहा है। असल में इसकी पैदाइश एक किसान के घर में हुई थी और किसी को नहीं पता था कि ये किसान के घर में एक छोटा सा इलाका, एक छोटा सा गांव हन्नान जिधर ये पैदा हुआ था, उधर पैदा होने वाला बच्चा दुनिया का बेहतरीन और ताकतवर लीडर बन जाएगा। किसी को नहीं इसका अंदाज़ा था। तो इसने तकरीबन 1917 में लाइब्रेरियन की जॉब इख्तियार की, तो वहाँ पर उसे 2 बड़े प्रोफेसर्स मिले। वहीं पर लाइब्रेरी में लेनिन और मार्क्स की तालीमात का मुतालिया किया और एक गहरा नज़रियाती इंसान बन गया। तो यही वजह है कि 1921 में बनने वाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का ये मेंबर रहा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद चाइना में सिविल वॉर का आगाज़ हो गया। कोमनतांग पार्टी, उसका लीडर चियांग काई शेक जो कि उस वक्त चाइना का हुक्मरान था, उसके साथ इसकी सिविल वॉर स्टार्ट हो गई और एट द एंड चेयरमैन माओ और उसके रेड आर्मी फातेह रही और 1 अक्टूबर 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वजूद में आया, इस्टेब्लिश हो गया। और आफ्टर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1953 में जब स्टैलिन की मौत हुई तो चेयरमैन माओ सोशलिस्टों का लीडर बनकर इमर्ज हुआ। तो चेयरमैन माओ ने 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड के नाम से एक मूवमेंट का आगाज़ किया, जिसका बुनियादी मकसद ये था कि चाइना को एक एग्रेरियन सोसाइटी से इंडस्ट्रियल सोसाइटी बनाना है, एक इंडस्ट्रियल मुल्क बनाना है। तो उसके लिए इसने कोशिश शुरू की, लेकिन इस दौरान कहत आया चाइना में और उस कहत की वजह से चाइना में आप अंदाज़ा करें कि 20 से 40 मिलियन तक लोग मारे गए। ग्रेट लीप फॉरवर्ड रेवोल्यूशन के बाद एक दूसरा रेवोल्यूशन, कल्चरल रेवोल्यूशन आया। कल्चरल रेवोल्यूशन का असल में काम था कि जितनी भी काउंटर रेवोल्यूशनरी फोर्सेस हैं उनको ख़त्म किया जाए। मुल्क से वो तमाम अदीब जो कि सरमायादारी निज़ाम के हमायती हैं उनको ख़त्म किया जाए। मुल्क में वो तमाम ऐसे लोग जो कि सरमायादारी निज़ाम को वापस लाना चाहते हैं उनको ख़त्म किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ी मूवमेंट थी जो तकरीबन 10 साल तक जारी रही है और इसमें लोगों की बड़ी तादाद को मारा गया है। तो एक आप कह लें कि 1 मिलियन तक लोग जो है इससे मुतासर हुए। तो माओ ज़ेडुंग बेसिकली मुतासर था, मार्क्स से बहुत ज़्यादा मुतासर था, लेनिन से बहुत ज़्यादा मुतासर था, इवन स्टालिनिज्म से भी बहुत ज़्यादा मुतासर था। तो आइडियाज़ में जो सबसे पहला आइडिया वो डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट। तो मार्क्स की तरह, लेनिन की तरह, स्टालिन की तरह ये इससे इस बात पर मुकम्मल यकीन था, मुकम्मल इसका शरह सदर था कि ये हिस्ट्री असल में
ये एक कंसिस्टेंट वॉर रही है। तारीख जो है मुकम्मल तौर पर इसमें जंगें होती रही हैं दो क्लासेस के दरमियान, और उन जंगों की बुनियादी वजह वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन था कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जिसके पास था वो दूसरी क्लास पर जुल्म सितम करता रहा, तो दूसरी क्लास उस जुल्म सितम से बचने के लिए, उन मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस को हासिल करने के लिए एफर्ट करती थी और बाद में फिर इक़्तिदार में आ जाती थी, और आहिस्ता आहिस्ता वो ही क्लास जो है वो जालिम बन जाती थी और एक मजलूम क्लास के ख़िलाफ़ जो है वो लड़ना शुरू कर देती थी, और एट दी एंड वो मजलूम क्लास इसके ख़िलाफ़ लड़कर जो है ताकत हासिल कर लेती थी। तो ये डायलेक्टिकल मटीरियलिज़म के हिस्ट्री में जितनी भी ये जंगें हुई हैं, जितने मसले मसाइल हुए हैं, उनकी बुनियादी वजह मादा है, मटीरियल है। लिहाजा ये हिस्ट्री कंसिस्टेंटली क्लास स्ट्रगल का नाम है। तो इस पर इसका यकीन था, यही वजह है कि इसी आइडिया को ये अपने यहाँ इम्प्लीमेंट कर रहा है। मार्क्स का कहना था कि ये मौजूदा दौर बुर्जुआजी और प्रोलेटेरिएट का है, यानी इंडस्ट्रियलिस्ट सरमायादार और मजदूर ये दोनों आमने सामने हैं, जबकि इसके बरक्स चाइना में इंडस्ट्री का तकरीबन ना होने के बराबर थी। यहाँ पर जो दो कम्युनिटीज़ आपस में आमने सामने थी वो फ्यूडल्स थे और दूसरे नंबर पर फार्मर्स थे, किसान थे। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट थे, एक दूसरे के आमने सामने थे। तो अब जो चेयरमैन माओ ने जो अपनी आइडियालॉजी इस्टेब्लिश की है वो इसी बेस पे ही इस्टेब्लिश की है कि फार्मर और फ्यूडल ये कंसिस्टेंटली एक दूसरे के ख़िलाफ़, एक दूसरे के आमने सामने हैं। और चाइना में इनकलाब तभी आएगा जब किसान फ्यूडल्स के अगेंस्ट उठेंगे। तकरीबन 1920s में भी किसान उठे हैं फ्यूडल्स के अगेंस्ट, लेकिन ये इनकलाब नाकाम रहा है। लेकिन उसके बाद मुसलसल चेयरमैन माओ की एफर्ट्स की वजह से ये किसान उठे हैं, एक मुनज़्ज़म पार्टी कायम की है और मुनज़्ज़म जद्दोजहद के ज़रिए चाइना में जो है कम्युनिस्ट इनकलाब आया है। तो इसका कहना है कि बुनियादी तौर पर कोई भी इनकलाब कामयाब हो सकता है, वो तभी हो सकता है जब एक पार्टी इस्टेब्लिश होगी और उस पार्टी के कारकुनों में इत्तेहाद होगा, डिसिप्लिन होगा, यूनिटी होगी, तभी हम दूसरे लोगों को शिकस्त दे सकते हैं। फिर इसका दूसरा आइडिया है नेशनलिज्म एंड इंटरनेशनलिज्म। स्टालिन के अगेंस्ट और मार्क्स और लेनिन से करीब होने के लिए इसने नया नज़रिया दिया नेशनलिज्म एंड इंटरनेशनलिज्म का। एक तो इसने कहा कि भाई अपनी नेशन को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है, सेम जैसे कि स्टालिन ने कहा कि भाई अपनी रियासत को आप जब तक मजबूत नहीं करेंगे, नेशनलिस्ट पॉलिसी नहीं अपनाएंगे, तब तक आप ताकतवर नहीं होंगे। प्लस इसने ये भी कहा कि भाई इंटरनेशनलिज्म भी होना चाहिए, हमें इस इनकलाब को एक्सपोर्ट भी करना चाहिए, दूसरे ममालिक में भी इनकलाब को उसकी हमायत करनी चाहिए ताकि मज़दूरों की हुकूमत बढ़े, दुनिया में रेवोल्यूशंस आएँ और सरमायादारों की ताकत कम हो। तो ये इंटरनेशनलिज्म का भी हामी था। अ कम्युनिस्ट मस्ट हैव दीज टू अप्रोचेस। नंबर वन, ही मस्ट बी नेशनलिस्ट एंड सेकंड ही मस्ट बी इंटरनेशनलिस्ट। तो ये बुनियादी इसका आइडिया था, ये दोनों आइडियाज़ को ही सपोर्ट करता है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए कि ये जितने भी प्रैग्मेटिस्ट लीडर आए हैं जिन्होंने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा, तो उन्होंने ये देखा है कि ये आइडिया जो है कि स्टेट विदर अवे कर जाएगी, स्टेट जो बस एक ट्रांजिशनल फेजेस तक स्टेट रहेगी उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। तो स्टालिन ने भी इससे काफ़ी हद तक, स्टालिन ने तो मुकम्मल तौर पर इसका इनकार किया और इसने भी इसका तकरीबन इनकार किया है। तो इसका यही कहना है कि जिन ममालिक में इनकलाब आ चुका है वो ममालिक अब दूसरे ममालिक की मदद करें ताकि वहाँ पर भी इनकलाब आए। थर्ड इसका नज़रिया है थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन का। इसका कहना है कि इनकलाब आसानी से नहीं आ सकता, इसके लिए तंजीम, इत्तेहाद, नज़्म ज़ब्त और जद्दोजहद जो है ज़रूरी है। तो इसके लिए यही ज़रूरी है कि वो क्लासेस जो हैं जो कि इनकलाब का बाइस बनती हैं उनमें शऊर हो, उनकी तंजीम हो, उनकी तंजीम साजी हो
और बुनियादी तौर पर एक पार्टी वजूद में आए जो कि उनको उनकी तंजीम साजी करे, उनकी तरबियत करे, तो उसके बगैर रेवोल्यूशन मुमकिन नहीं है। तो ये इसका कहना है कि रेवोल्यूशन ऐसे नहीं कि आपने 2 किताबें पढ़ी, थोड़े से आप नज़रियाती बन गए, कुछ इस्तिलाहात सीखी तो इनकलाब आ जाएगा। तो इनकलाब कहता है ऐसे नहीं आता। इनकलाब कंसिस्टेंटली एफर्ट करने से आता है, मुसलसल जद्दोजहद करने से आता है, और सबसे बड़ी बात जो है डिसिप्लिन एंड यूनिटी, वो ज़रूरी है। यानी आप नज़रियाती हो और उसके बाद डिसिप्लिन एंड यूनिटी हो, फौजी तरबियत हो, तब आप किसी भी मुल्क में इनकलाब ला सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी इनकलाबी होगा तो उसे कांटों की सेज पर चल कर आना पड़ेगा, उसे ज़िंदगी की कुर्बानी देनी पड़ेगी, उसे बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, फिर कहीं इनकलाब आएगा। तो सिर्फ बातें करने से, टेबल टॉक करने से या कुछ मीटिंग्स बुलाने से इनकलाब कभी भी नहीं आता, अकॉर्डिंग टू चेयरमैन माओ। फिर इसका कहना है, इसका 4th नंबर पर आइडिया है, आइडिया अबाउट पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टी के बगैर इसका कहना है कि इनकलाब आ ही नहीं सकता। किसी भी मुल्क में अगर इनकलाब आना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाए। इसका कहना है कि इनकलाब के लिए इनकलाबी पार्टी बहुत ज़रूरी है। मार्क्स और लेनिन के नज़रियात का नफाज तभी होगा जब एक पॉलिटिकल पार्टी मौजूद होगी। विदाउट पॉलिटिकल पार्टी आप इनकलाब ला नहीं सकते। और असल में पॉलिटिकल पार्टी आपको वो नज़रियाती बेसिस फ्राहम करती है, नज़रियाती आपको वो महाज फ्राहम करती है कि जिधर रहकर आपने ना सिर्फ अपने नज़रियात को मजबूत करना है बल्कि आपने ट्रेनिंग लेनी है, अपने अंदर नज़्म ज़ब्त पैदा करना है, यूनिटी पैदा करनी है, और फिर एक प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपने सरमायादारों के ख़िलाफ़ लड़कर, फ्यूडल्स के ख़िलाफ़ लड़कर आपने कामयाबी हासिल करनी है, और एक मुल्क में आपने रेवोल्यूशन के ज़रिए सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट निज़ाम का निफाज करना है। तो पॉलिटिकल पार्टी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आखिर पे इसका जो नज़रिया है वो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। वो कहता है कि यूनिटी एंड डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस पॉलिटिकल पार्टी में यूनिटी और डिसिप्लिन नहीं है, हर बंदा अपनी ही राग लाप रहा है, हर बंदा नज़रिए को खुद अपने लिहाज से इंटरप्रेट कर रहा और दूसरों को गलत करार दे रहा, तो इससे कहता कभी इनकलाब नहीं आएगा। इससे बस मीटिंग्स हो जाएंगी, आपकी जो है जो जहनी जो तशनगी है वो तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इनकलाब नहीं आएगा। इनकलाब के लिए ज़रूरी है कि आप में यूनिटी हो, डिसिप्लिन हो, आप अपने लीडर्स को फॉलो करें, उसके पीछे चलें, और मुकम्मल तौर पर एक नज़रियाती इंसान होने के नाते अपने आप को मुनज़्ज़म करें, फ़ौजी तरबियत हासिल करें, ताकि आप अपने मुल्क में इनकलाब ला सकें। तो ये इसके बुनियादी आइडियाज़ हैं माओ ज़ेडुंग के। और ज़ाहिर बात है माओ ज़ेडुंग एक मिलिट्री जर्नैल भी था। इसने मुकम्मल तौर पर 1935 से लेकर 49 तक महाज़े जंग में ही रहा है, और इसने लॉन्ग मार्च किया है, चांग काई शेक के ख़िलाफ़ बड़ी जंगें लड़ी हैं और उनमें कामयाबी हासिल की है, फिर सिविल वॉर लड़ी है, उसमें कामयाबी हासिल की है। तो इसकी जो आप कह लें कि जंगों का जो क्रक्स है, इसका एक्सपीरियंस है, वो यही है कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी में, एक फ़ौज में, एक कौम में डिसिप्लिन नहीं तो कुछ भी नहीं। तो जब तक आप डिसिप्लिन पैदा नहीं होगा तब तक आप कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। यही वजह है कि इसने तकरीबन 25 से 26 साल के अरसे में चाइना को दुनिया की एक बड़ी इकोनॉमी बना दिया, एक बड़ी ताकत बना दिया, और यही वो बड़ी ताकत, इसने वो रूट्स फ्राहम की जिसने मौजूदा चाइना को इस्टेब्लिश किया। ये अलग बात है क्योंकि इसने भी कार्ल मार्क्स और लेनिन के कुछ नज़रियात को अपने टाइम के मुताबिक मॉडिफाई किया है, तो आने वाले लीडर्स ने भी मॉडिफाई करके चाइना को दुनिया की इस वक्त दूसरी बड़ी इकोनॉमी बनाया है।